हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है ना। क्या है अल्टरनेटिंग करंट समझना। सबसे पहले अभी तक हम लोग जो भी करंट देख रहे थे ना, वो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट। हम लोग बैटरी यूज कर रहे थे। बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट का सोर्स। क्या था भाई, मान लो एक सिंपल सा सर्किट होता था, एक रजिस्टर होता था और एक सेल लगा देते। सेल इस रजिस्टर तक जब तक इसका एफिशिएंसी है कांस्टेंट करंट आई पास करता था इस रेजिस्टेंस ई से, और आई बराबर क्या हो गया ई बाई। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे कि जो रजिस्टर है वो एक ऐसे सोर्स से जुड़ा हुआ है, ये अल्टरनेटिंग सोर्स का सिंबल है। कैसे बनेगा ये कि गोला बना दो और उस पर साइन का वेव बना, साइन फंक्शन का जो वेव होता है वो बना। ठीक है। और ये ईएमएफ, इसका ईएमएफ ई जो है वो है वी नॉट, लेट अस सपोज साइन ओमेगा टी प्लस ऐसा। ठीक है। मतलब कि ये दो एंड पे जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो इस तरह वैरी कर रहा है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। या मतलब साइन और कॉस में क्या होता है, पाई बाई टू का बस फेज डिफरेंस होता है, कॉस पाई बाई टू आगे होता है। ठीक है। इसी को तुम लिख सकते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस फाइव। ठीक। या कई बार सिंपली ई बराबर होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब फाइव बराबर जीरो, जीरो फाइव मतलब। ठीक है। तो इस तरह के सोर्स, तो ये सोर्स से होने से करंट कैसा हो, तो t इक्वल टू जीरो जब देखोगे समय के साथ ये जो वोल्टेज है इन दोनों पोजीशन का वो फ्लक्चुएट कर रहा है, साथ के साथ इनका पोलैरिटी भी फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर हम इस फंक्शन को देखें, इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर हम ग्राफ बनाए, ठीक है, इधर t और इधर मान लो इसको v ही लिख दो, वोल्टेज के जगह पे v। ठीक। तो ये ग्राफ किसका है, साइन का है ना, तो ये ग्राफ ऐसा होता है। ठीक। t इक्वल टू जीरो पे ये, t इक्वल टू टी बाई फोर पे v नॉट, t इक्वल टू टी बाई टू पे जीरो, फिर थ्री टी बाई फोर पे माइनस वी नॉट, फिर t पे जीरो, फिर साइकिल जो है ऐसे ही आगे बढ़ता है। मतलब कि जीरो से लेके t बाई टू तक ये पोलैरिटी पॉजिटिव, ये पोलैरिटी नेगेटिव होगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो जीरो से बढ़ के मैक्सिमम वी नॉट होगा, फिर वी नॉट से घट के जीरो हो, फिर t इक्वल टू टी बाई टू से लेके t इक्वल टू टी तक। ठीक। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। वोल्टेज जीरो से लेके वी नॉट तक जाएगा, नेगेटिव बस डायरेक्शन को बता रहा है, वी नॉट तक जाएगा। ठीक है। और वी नॉट से फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उसी तरह अगर इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इधर जो करंट जा रहा है वो भी चेंज करेगा। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होगा वी बाई आर। तो इस हिसाब से आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा। ये जो वी नॉट है वो होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ। ठीक। तो ये वी नॉट बाई आर को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट अपॉन आर, तो ये कहलाएगा पीक करंट। ये क्या कह रहा है, पीक। अब तो ये सोर्स के बारे में समझ में आ गई। तुम्हारे दिमाग में अगर आएगा कि ऐसा सोर्स हम लोग जनरेट कैसे करते हैं, तो सिंपल सा ईएमआई में मैंने बताया कैसे कि लेट अस सपोज ये एक लूप है, ठीक है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। और ये क्या करने लगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। समझ गए चीज।
तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है तो कुछ देर बाद ये रोटेट करके ऐसा हो जाएगा टी टाइम बाद, ठीक, सच दैट कि ये कितना एंगल रोटेट किया, ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी। तो इसका एरिया वेक्टर भी कितना रोटेट कर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जो कि इस तरह था वो भी रोटेट कर जाएगा ओमेगा टी से। तो t इज इक्वल टू 0 पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 0 एंगल बना रहा है, लेकिन एट t इज इक्वल टू t पे थीटा जो है वो ओमेगा टी हो गया। फ्लक्स क्या हो जाएगा इस लूप से, b डॉट a दैट इज b a cos ओमेगा टी। ईएमएफ क्या होता है, d फाई बाई dt, ठीक है, तो मतलब डी फाई बाई dt क्या हो जाएगा, माइनस बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक, और इस पे नेगेटिव लगा दो, इसको पॉजिटिव लगा दो, तो यही ईएमएफ हो जाएगा। समझ गए, यही ईएमएफ। तो देखो यही अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। एसी करंट। तो देखो ये फंक्शन आ गया ना, साइन ओमेगा टी वाला फंक्शन आ गया। ये बी ओमेगा ए जो है, बी ओमेगा ए जो है, यही है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी नॉट, जिसको तुम किससे लिख रहे हो, वी नॉट से, ठीक है। ए जो है वो एरिया है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। ये तुम्हारा अगर रेक्टेंगुलर लूप होगा तो एल बी हो जाएगा, सर्कुलर लूप होगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लूप होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वॉट एवर बी विद एरिया। ये होगा पीक वोल्टेज, ठीक है। तो जब इन दोनों इनके अक्रॉस पीक वोल्टेज होगा तो इसमें करंट भी क्या होगा, पीक। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारा वोल्टेज का इक्वेशन क्या था, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों सेम साइन के फंक्शन है, दोनों का जो फेज है वो सेम है। तो इस हम लोग हमेशा बोलते हैं इन रेजिस्टिव सर्किट connected to AC source, ठीक है, current and voltage are in same phase। ये दोनों जो होते हैं वो हमेशा सेम फेज पे, मतलब कि अगर तुमको v बराबर दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, y बराबर होगा वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। और अगर तुमको i बराबर दे दिया है वी नॉट साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो v बराबर होगा आई आर, दैट इज आई नॉट आर साइन ओमेगा सिंपली, ठीक है। ये ऐसा वोल्टेज कितना क्रॉस ड्रॉप कर रहा है, ठीक। अब अगर ये जो ग्राफ है वो v वर्सेस t का है, ये जो ग्राफ हो जाएगा सेम ग्राफ बना देना है I वर्सेस T का। ये होगा I नॉट, ये होगा माइनस, सेंस डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, तो I नॉट प्लस I नॉट और माइनस I नॉट का ये सेंस। ये होगा 0, ये होगा T बाई 4, ये होगा T बाई 2, ये होगा 3T बाई 4 और ये होगा T। और T क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। टी को यहाँ पे टी पाई बाई ओमेगा भी डाल सकते, ठीक है। ये होगा टी, कोई इशू इसमें नहीं। ध्यान दो, जंक्शन रूल क्या है भाई, जंक्शन रूल, मान लो किसी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट जितना होगा उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट। इस डायरेक्शन के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि अगर ये करंट आई जा रहा है आउटगोइंग और इनकमिंग है I1 और I2, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2। अब अगर करंट डीसी है, कांस्टेंट है ना, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, डीसी करंट का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, अगर T है और I है, अगर ऐसा ग्राफ बढ़ रहा है तो मतलब दिस इज ए कांस्टेंट डीसी करंट। और अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है
IT है, या फिर कुछ भी ग्राफ बन रहा है, मतलब लेकिन करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो दिस इज वेरिएबल DC करंट। हाउएवर जब तक डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता, मतलब जब तक I वर्सेस T का ग्राफ टाइम एक्सिस के दोनों साइड में नहीं होगा, तब तक हम उसको AC नहीं बोल सकते। टाइम एक्सिस के अगर सेम साइड में पूरा ग्राफ है तो वो DC है। ये फ्लक्चुएटिंग DC है, ये कांस्टेंट DC। चलो अब इस पे आते हैं। मान लो ये करंट जो है वो DC है ना, और ये 3 एम्पियर आ रहा है और इधर 4 एम्पियर आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर। ये हम लोग अभी तक जानते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ, I1 दे रखा है 3 एम्पियर साइन ओमेगा टी, ठीक, और I2 दे रखा है 4 एम्पियर कॉस ओमेगा टी, ठीक। तुमको फाइंड करना I, हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 ट्रू, ये चीज होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे I बराबर I1 प्लस I2 तुम 3 प्लस 4 सीधे पीक वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, पीक वैल्यू को सीधे ऐड नहीं कर सकते और बोल नहीं सकते कि इसका पीक वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। तो इनको कैसे बनाए, तो बस तुमको याद करना है सुपरपोजिशन ऑफ SHM। SHM में हम लोग 2 SHM का इक्वेशन ऐसा ही दिखाता था, ठीक है, एम्पियर है, ये हटा दो, ठीक है, यूनिट है। 2 SHM का इक्वेशन ऐसे ही दिखाता था। इन दोनों का एडिशन हम लोग कैसे करते थे, वेक्टर लॉ से। हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, कि दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रिप्रेजेंट कर देगा। बेसिकली ये काम हम लोग सिर्फ सबको साइन में कन्वर्ट करेंगे। I1 तो साइन में पहले ही से दिया है, I2 को क्या लिख देंगे, 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक। अब जनरली हम लोग जिसका फेज कांस्टेंट पाई 0 होता है उसको रेफरेंस मानते हैं। कैसे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर जिसका लेंथ जो होगा प्रोपोर्शनल होगा पीक वैल्यू से। तो हम लोग ऐसे वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका लेंथ जो है वो पीक वैल्यू से, ठीक। और डायरेक्शन तो हमेशा याद रखना हम लोग ट्राई करेंगे कि जिसका फेज कांस्टेंट 0 है उसको हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में लिखा है, ये डायरेक्शन। और इसका जो लेंथ है वो कितने के बराबर होगा, तो ये इसका लेंथ है 3, ये। अब I2 करंट जो है, दिस इज I1, पीक वैल्यू को दिखा रहे हैं, ठीक। I2 जो है वो है 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो प्लस पाई बाई 2 का मतलब है कि पाई बाई 2 फेज अहेड है, अहेड। तो अहेड का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, है ना, और अगर लैग करेगा तो क्लॉकवाइज है, रेफरेंस लाइन से। अहेड है तो किस डायरेक्शन में जाए, एंटी क्लॉक। कितना डिग्री तक, 90 डिग्री, 90 डिग्री गए, ठीक है। तो ये होगा I2, ठीक। और I2 का पीक वैल्यू कितना है। अब हमको इन दोनों का एडिशन करना है, तो कौन सा लॉ फॉलो होगा, वेक्टर लॉ फॉलो होगा। और वेक्टर लॉ के हिसाब से अगर 3 है और 4 है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो सिंपली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 5। तो मतलब I का जो पीक वैल्यू है वो 5 आएगा। लेकिन इससे काम नहीं होगा, हमको I के लिए भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, जैसा ये एक्सप्रेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ये है रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट जिस तरह तुम बनाए हो ना पैरेललोग्राम लॉ की तरह, तो ये मीन करता है। तो ये रिजल्टेंट जो है वो रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 5। तो हम ये 5 निकालेंगे। तो tan फाई कितने के बराबर होगा, तो tan फाई होगा इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस 4/3, ठीक है।
फाई कितने के बराबर आ गया 53 मतलब कि रेफरेंस वेक्टर से ये 53 डिग्री आगे है या पीछे है आगे है तो हेंस आई का जो इक्वेशन होगा वो होगा पीक वैल्यू कितना है 5 एम्पियर ठीक और रेफरेंस कौन है साइन साइन से ओमेगा टी से 53 डिग्री आ गया तो प्लस दिस इज योर आंसर कोई प्रॉब्लम अब देखो ये क्वेश्चन ये एक रेजिस्टेंस है जिसका एक टर्मिनल ये है दूसरा टर्मिनल ये है इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V1 इस टर्मिनल का पोटेंशियल है V2 V1 दिया है 10 साइन इस पोजीशन का पोटेंशियल का इक्वेशन दिया हुआ है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 और इस पोजीशन का पोटेंशियल दिया है V2 बराबर 10 कॉस ओमेगा टी प्लस 60 ठीक तो हमको बताना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेट अस सपोज कि इससे करंट कितना जा रहा है आई कितने के बराबर होगा डेल्टा V अपॉन मतलब इन ये पोटेंशियल है तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल तो V1 माइनस V2 बाई V1 माइनस V2 बाई अब ध्यान देना हम लोगों को निकालना है V1 माइनस V2 बाई R करके I का वैल्यू निकालना है V1 और V2 का पीक वैल्यू दे रखा है 10 वोल्ट है ना तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे फेजर तो सबसे पहले V1 जो है वो है 10 साइन ओमेगा टी प्लस 30 ठीक मतलब जो रेफरेंस वेक्टर होगा उससे 30 डिग्री ये आगे ये हो गया V1 ठीक ये एंगल कितने के बराबर हो गया 30 नेक्स्ट V2 जो होगा वो होगा 10 कॉस है तो उसको साइन में चेंज करो तो 90 प्लस कर देना है ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री तो ये जो रेफरेंस लाइन है रेफरेंस लाइन से ये 150 डिग्री ठीक मतलब कि ये जो एंगल होगा वो 120 डिग्री और ये होगा V2 समझ गए अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है V1 माइनस ठीक तो हम ध्यान देना रूल क्या बोलता है हमको दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है क्या करना है हम लोगों को दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड जो होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस यहाँ हम लोग यूज करेंगे रूट ओवर v1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस 120 डिग्री मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री है ठीक है तो v1 यहाँ पे हमको हमेशा क्या बनाना है पीक है पीक तो इसका भी 10 है इसका भी 10 है क्या आ जाएगा 10 100 प्लस 100 माइनस 2 इंटू 100 इंटू माइनस 1/2 तो यह आ जाएगा 10√3 वोल्ट ठीक 10√3 तो इसका पीक वैल्यू है ठीक है अब हमको तो निकालना है फंक्शन एज ए टाइम तो हमको देखना है कि जो करंट है वो रेफरेंस लाइन से कितना फेज एंगल बना रहा है ये भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा ठीक है ना तभी हम इक्वेशन लिख सकते हैं हमारा इक्वेशन क्या होगा आई का इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस यही होता है सबका इक्वेशन इसी तरह आ रहा है ठीक है तो हमको फाई का वैल्यू तो निकालना होगा ना आई नॉट का वैल्यू मिल गया कितना 10/√3 अपॉन कितना दे रखे थे हम 5 तो ये हो गया 2/2 आई बराबर 2√3 साइन ओमेगा टी प्लस अब ये फाई कैसे निकलेगा है ना तो फाई हमेशा रेफरेंस लाइन से मेजर करते हैं तो देखो ऐसे तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर का भी एंगल हम लोग को निकालने आता है बट हम लोग एक तरीका ऐसे कर सकते हैं है ना कि ये V1 है ये V2 है हमने इसका इस फॉर्मूला से सब्ट्रैक्शन वेक्टर निकाल लिया
लेकिन हमको पता है कि v1 माइनस v2 को हम लिख सकते हैं v1 माइनस ऑफ माइनस v2, ठीक, प्लस ऑफ माइनस v2, ये इसको प्लस कर दिए माइनस v2, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो है वो एडिशन है v1, ऐसा वेक्टर में भी हम लोग बोलते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर को हम लोग लिखते हैं a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b2। ये हमारा रेफरेंस लाइन था, ये हमारा v1 था ना एंगल पे 30 डिग्री, और यहाँ से 120 डिग्री की दूरी पे मेरा v, ठीक। लेकिन हम लोग को निकालना था v1 माइनस v2, लेकिन हम लोग लॉजिक लगा रहे हैं v1 प्लस ऑफ माइनस v2, तो हम लोग इस फिगर में माइनस v2 को दिखाने का कोशिश करेंगे। ध्यान दो, तो v2 को पीछे ले लो, इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, लेकिन जस्ट अपोजिट दिखा, तो ये कहलाएगा माइनस v2, ठीक। ये एंगल था, ये 120 था, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये v1 और माइनस v2 में कितना एंगल हो जाएगा 60। एक लॉजिक याद भी रखना कि v1 और v2 में अगर थीटा 120 डिग्री है तो v1 एंड माइनस v2 में थीटा जो हो जाएगा वो 180 माइनस 120 डिग्री होगा, जिसको तुम 60 डिग्री बोल सकते। अब हम इसको सब्ट्रैक्शन की जैसा नहीं देखेंगे, हम इन दोनों का एडिशन लगाएंगे। तो एडिशन का मतलब कैसा लॉ, पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का एडिशन, तो v1 का पीक वैल्यू कितना है 10, v2 का भी पीक वैल्यू कितना है 10, पीक वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो एक तो लॉजिक, जब ये दोनों 10 10 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर तो यही ना होगा, और एंगल बाइसेक्टर का मतलब 10 और 10 का कितना आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 10, ठीक। और जब ये एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा तो देखो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड कर रहा है। तो रेफरेंस लाइन से कॉन्साइड करने का मतलब ये है कि इसका जो फाई होगा वो 0 डिग्री होगा। तो फाई अगर 0 डिग्री होगा तो 0 पुट कर दो, फाई बराबर होगा 2√3 sin ओमेगा t प्लस 0 डिग्री, दैट इज सिंपली। अब अगर मान लो ऐसा होता कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता, तब कैसे होगा? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं होता तो इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो जो रिजल्टेंट है वो a से एंगल बनाएगा अल्फा, ठीक है ना, सच दैट tan अल्फा बराबर होगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b का, और थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है। और हमारे लिए दो वेक्टर कौन है, v1 और माइनस v2, वेक्टर के फॉर्म में अगर डील v1 और माइनस v2, तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है। तो पुट करो, ऐसे तो दो इसी वैल्यू को पुट करते हैं, ये दोनों 10 10 है तो b भी 10 हो गया sin 60 डिग्री अपॉन 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10 बाई 2 इंटू 15, ठीक है। ये 2/3 तो ये 1/√3 आ जाएगा tan अल्फा। अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, मतलब कि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर कोई दूसरा वैल्यू होता तो दूसरा वैल्यू आता, लेकिन इसी तरह। तो एंगल देखने के लिए ना तुम नेगेटिव वेक्टर को लेके चल सकते, अपोजिट सेंस में, उसी पॉइंट से स्टार्ट करो फेजर को, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो ये इस तरह बनेगा। ध्यान, 3 करंट दिया हुआ है I1 I2 I3, सच दैट I बराबर है I1 I2 I3। I का वैल्यू निकालना। I1 दिया है 10 sin ओमेगा t, मतलब रेफरेंस लाइन का लॉग ही होगा। I2 दिया है 10 cos ओमेगा t माइनस 30 डिग्री, इसको तुम साइन में चेंज कर दो, 10 sin ओमेगा t 90 माइनस 30 डिग्री मतलब प्लस 60 डिग्री, गुड। और ये तो साइन में ही रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक। अब इसको हम फेजर में तीनों को प्लॉट करते हैं। इसको हम बनाएंगे इधर से, ये हो गया I1, इसको हम बनाएंगे इधर से, और इसको -60 का मतलब रेफरेंस लाइन से नेगेटिव डायरेक्शन, ये -60, 10 10 10 60, ठीक। इनका रिजल्टेंट निकालना है।
तो सिंपली सबसे पहले तो दो को जोड़ते हैं, फिर तीसरे कैसे उसका रिजल्टेंट को जोड़ेंगे। तो ये दोनों देखो, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 120 डिग्री है, ये 10 है, ये 10 है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा क्योंकि इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो 10 और 10 और उसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी 10 आएगा। वेक्टर लॉ हम लोग को जैसा बोलता है, तो ये 10 आया, ये 10 और ये 10 मिलकर कितना हो जाएगा, आई का पीक वैल्यू जो होगा आई नॉट वो होगा 20 एम्पियर। और ध्यान देना आई नॉट जो है वो रेफरेंस लाइन से क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। कैसे बोलती है, ये 10 + 10 20, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में है, दोनों के बीच में एंगल सेम है। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा है सब्जेक्ट की थीटा बराबर 0 डिग्री है, तो इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी ही आएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए और बी। ठीक, तो आई नॉट 20 एम्पियर आ गया, आई बराबर हो गया 20 sin ओमेगा टी सिंपली। दिस इज योर आंसर। अब ये क्वेश्चन ध्यान देना, हमको निकालना है एवरेज वैल्यू ऑफ आई एंड वी, ई फॉर मतलब कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ये जो एक्सप्रेशन जो है ना, ये है आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक, ये है वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। मतलब टी के अलग अलग वैल्यू पे आई का अलग अलग वैल्यू है। इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस करंट, और ये इंस्टैन्टेनियस वोल्टेज। और एसी में हर इंस्टेंट पे वोल्टेज और करंट अलग अलग। ठीक, जिस तरह के वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। लेकिन वी नीड टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस होल करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो किस कोई भी अगर y है जो फंक्शन है टाइम का, ठीक है ना, और ये साइक्लिक है, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो फॉर वन कंप्लीट साइकिल इसका जो एवरेज वैल्यू होगा इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक, और कहां से कहां तक, 0 से t, 0 से t, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t एफ टी डी टी अपॉन t, where t is the time period of one cycle. ठीक है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए बात किए हैं। हम लोग हाफ साइकिल का भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम लोग 0 से t/2 लेंगे, 0 से t/2, 0 से t/2 लेंगे, लेकिन हम पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ना एफ टी डी टी, ठीक है, आई के लिए क्या आ जाएगा, अपॉन टी, और वी के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं, ये एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस है, ये एक्सिस जो है वी, तो ये वी टी डी टी जो होगा का इंटीग्रेशन जो होगा वो एरिया इनक्लोज, कुछ नहीं। आई टी डी टी जो है, ठीक है ना, मतलब इस एक्सप्रेशन को आई टी डी टी लिखे हैं, इंस्टैन्टेनियस करंट, आई टी का मतलब इंस्टैन्टेनियस करंट और इंटू डी टी, डी टी इस एक्सिस में है, आई टी इस डिस्टेंस एक्सिस में, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मिलेगा। बेसिकली दिस इज ए एरिया अंडर, ठीक है ना, कर्व एंड टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया, जितने लिमिट तक तुम ये काम कर रहे हो। ठीक है, तो देख के ही पता चल रहा है कि जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे है, तो इसका मतलब इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, 0। मैथमेटिक्स से भी निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, इसको निकालते हैं, तो
इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई टी की जगह पे लीजिए इंटू डी टी अपॉन टी, 0 से टी। आई नॉट को बाहर ले लो क्योंकि ये पीक वैल्यू है, एक पर्टिकुलर वैल्यू है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, जो ओमेगा है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इंटू टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी, ठीक है। टी क्या होता है, ओमेगा, इसको वैल्यू डालोगे तो ध्यान देना यहां कॉस फंक्शन आया, v के केस में भी कॉस फंक्शन ही आएगा, सेम चीज करेंगे तो कॉस फंक्शन ही आएगा। तो पूरे एक कंप्लीट साइकिल के लिए साइन का एवरेज और कॉस का एवरेज 0 होगा फॉर वन साइकिल। ऐसे दिखाने का मतलब एवरेज होगा, ठीक है, वो 0 होगा, ठीक है। इस लिमिट को पुट करके भी देख सकते हो, माइनस को बाहर ले लो अगर, तो माइनस आई नॉट इंटू टी ओमेगा कॉस, टी की जगह 2 पाई में ओमेगा रखेंगे तो 2 पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस 2 पाई भी 1, कॉस 0 भी 1, 0 माइनस 1, क्योंकि जो वैल्यू t इक्वल टू 0 पे होगा वही वैल्यू t इक्वल टू 2 t पे भी होगा। तो ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। सिमिलरली v के लिए भी ये निकल जाएगा। ध्यान दो, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, मतलब कि हमको बस इतना एरिया निकालना है और उसको इतने टाइम से डिवाइड करना, एरिया डिवाइडेड बाई टाइम जो होगा वो इसका एवरेज है। यहाँ से यहाँ एरिया निकालना, ठीक है। तो कैसे होगा, फंक्शन हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 0 से कितने टाइम के लिए, t/2 ft dt अपॉन t/2, ठीक है। ft क्या होगा, ft क्या होगा, ft होगा तुम्हारा यहाँ पे करंट को अगर हम निकालेंगे तो आई साइन ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन t/2, 0 से t/2 का मतलब हो गया π/ओमेगा, ठीक। आ जाओ, आई नॉट को बाहर लो, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, 0 से π/ओमेगा अपॉन t/2, ओमेगा नीचे आएगा, ठीक। क्या आ गया, आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू t/2 को क्या लिख रहे हैं, π/ओमेगा विथ नेगेटिव साइन कॉस पाई, टी की जगह पे ओमेगा π/ओमेगा रखो तो पाई माइनस कॉस 0, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल, माइनस आई नॉट बाई पाई इंटू माइनस कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो -1 मेरे फिर क्या हो जाएगा 2i नॉट बाई 2i0 बाई पाई, ठीक है। तो इसका एवरेज वैल्यू आया t1, इसका एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितना आ जाएगा 2v0 बाई पाई, ठीक। अगर हम बस इतना का एवरेज वैल्यू निकालते तो लिमिट रखते 0 से t/4, तो मतलब ये π/2 ओमेगा, तो π/2 ओमेगा डालते ना, तो cos π/2 0 और cos 0 1, तो -1, तो ये सीधे आ जाता i0 ओमेगा, इसका आधा, इसका आधा, जो 2i0 पाई है। तो क्वाड्रेंट साइकिल के लिए क्या आ जाता i0 बाई, ठीक। एक बात ध्यान देना, जो वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए साइन के फंक्शन का होगा वही पर्टिकुलर टाइम के लिए वही एवरेज वैल्यू कॉस का भी होगा, मतलब 0 से t/2, क्योंकि दोनों के एरिया क्या होते हैं, सेम है। साइन का फंक्शन ऐसा, कॉस का फंक्शन है, तो हाफ साइकिल
एंड फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन आर सेम। ठीक है, अगर ये वैल्यू है कोई ए, ये वैल्यू है ए, तो हाफ साइकिल के लिए ये होगा 2a/5 और ये भी होगा 2a/, फुल साइकिल के लिए ये होगा 0, ये भी होगा 0, कॉस हो या साइन। फॉर वन साइकिल, ठीक है, ध्यान देना, अगर हम इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा या y इक्वल टू a cos ओमेगा, तो मेरा ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ बनता है ऐसा, बनता ना, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है ऐसा, एक कम्प्लेक्स है। तो ये जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और ये जो वैल्यू होता है वो 2π/ओमेगा, ठीक है, t बराबर 2π/, समझ गए? ठीक है, लेकिन अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, स्क्वायर कर दें, ऐसे ये a दिया हुआ है तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक, ये ग्राफ होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि जब स्क्वायर किए ना तो नेगेटिव साइन का वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगा तो स्क्वायर करने पे वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, मतलब क्वाड्रेटिक इन द सेंस स्क्वायर हो गया, तो इसका कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है ना कि इसका अगर टाइम पीरियड है t, इसका टाइम पीरियड होगा t0, ठीक, और t0 जो होगा वो t/2, मतलब ये वैल्यू t/2। तो इसका एक साइकिल का मतलब 0 से t/2, और ये t हम इससे ले रहे हैं। अगर इसका टाइम पीरियड t है, इसका टाइम पीरियड t है, इसका टाइम पीरियड t/2 इसका, तो t के टर्म में तो टाइम पीरियड के हम में कंफ्यूज मत करना। अगर इसका टाइम पीरियड है 2π/ओमेगा, तो इसका टाइम पीरियड होगा π/ओमेगा, इसका भी होगा π/, तो हमको एवरेज वैल्यू निकालना है वन साइकिल के लिए। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला पुट करो, 0 से जो टाइम पीरियड है π/ओमेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt अपॉन π/ओमेगा। टाइम पीरियड इसका जो है वो π/ओमेगा हो गया एक साइकिल के लिए, ठीक। तो अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ये देगा तुमको एवरेज ऑफ y जो है हमारे लिए ये, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो उसको मॉडिफाई करेंगे कैसे? तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, ठीक। और क्या जानते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, ठीक। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इससे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो लिखेंगे dt माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू dt अपॉन 2। तो ये जो 2 है वो नीचे ले लो, तो 2π/ओमेगा हो गया, ये 2 को नीचे ले लो, कहाँ से कहाँ तक? 0 से π/ओमेगा, 0 से π/ओमेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करो, dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? dt का इंटीग्रेशन होगा t, ठीक है ना, ये 1 से इंटू हुआ dt, तो ये पूरा रखे ना यहाँ पे, तो
डी टी से इंटू हो गया 1, डी टी से इंटू हो गया cos 2 ओमेगा टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया sin 2 ओमेगा टी, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया। तो क्या है कोफिशिएंट 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। अब t को क्या लिखेंगे, तो t जो है लिमिट डालो 0 से पाई बाई ओमेगा, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो पाई बाई ओमेगा माइनस 1/2 2 ओमेगा, ठीक, और साइन 2 ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा माइनस जी माइनस साइन जी। है माइनस साइन जी। तो ये ओमेगा कट गया, साइन 2 पाई, ठीक है, साइन 2 पाई कितना हो जाएगा 0, साइन 2 पाई का 0, साइन 0 भी कितना हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, और अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक, दिस इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा कट जाएगा 1/2। मतलब कि अगर तुमको साइन स्क्वायर का फंक्शन दिया है थीटा, या तुमको कॉस स्क्वायर थीटा का मिलेगा, दोनों का एवरेज वैल्यू 1/2। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते थे, ये तो इंटीग्रेशन से मैंने करके दिखाया, ठीक है। तुम इसको ऐसे कर सकते थे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू भी क्या होगा 1। जो कांस्टेंट होते हैं ना टाइम के साथ, जो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं कर रहे होंगे, उनका इंस्टैंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम होगा। तो अगर डीसी करंट है कांस्टेंट, तो उसका एवरेज करंट भी आई होगा और इंस्टैंटेनियस करंट भी आई होगा। उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होगा, इसका एवरेज वैल्यू भी कितना होगा हमेशा 1। इसका मतलब मॉड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या होगा 1, ठीक। और एवरेज का मतलब होता है ग्राफ, तो जैसा ग्राफ साइन स्क्वायर थीटा का होता है वैसा ही ग्राफ कॉस स्क्वायर थीटा का होता है। बस एरिया, मतलब जितना एरिया साइन स्क्वायर थीटा इंक्लोज करेगा उतना ही एरिया कॉस स्क्वायर थीटा इंक्लोज करेगा, तो दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगा सेम होगा। तो इसको 2 टाइम कर दोगे तो तुम्हारा इन दोनों का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब कि इंटीग्रेशन से तो हम लोगों ने बना ही दी, ठीक है। तो दिक्कत इसमें आगे बढ़ो। ध्यान देना, मान लो एक ये सर्किट है, ठीक है, जिसमें करंट है I0 साइन ओमेगा टी और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V0 कॉस साइन ओमेगा टी, ठीक। हम निकालना चाह रहे हैं पावर भी 2 तरह का होगा, पावर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, I इंस्टेंटेनियस होल स्क्वायर इंटू R, मतलब I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, ठीक। पावर एवरेज क्या होगा, ऐसे हम लोग ये 5 भी लेके चल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 5 भी ले सकते चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में 5 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, पावर एवरेज, तो इस पूरे सर्किट का एवरेज हम जानते हैं कि फॉर 1 साइकिल डिफाइन करना पड़ता है कि कितने साइकिल के, एक साइकिल के लिए पावर एवरेज हमको निकालना। तो एक साइकिल के लिए करंट ऐसा है, अगर 5 लेके चल रहा है तो करंट ऐसा है, ठीक। वोल्टेज भी
ऐसा ही एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट और वोल्टेज क्या होता है, उसका एवरेज वैल्यू होता है जी फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो इसका मतलब क्या कि पावर डिसिपेशन भी जो है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या होगा, जीरो होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का जो लॉस है ना वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। हीट में जो लॉस हो रहा है वो रिवर्सिबल नहीं ऐसा नहीं है ना कि एक हाफ में इधर करंट जा रहा है तो हीट जो है वो लॉस हो रहा है, तो इधर करंट जाने लगेगा तो हीट जो है वो गेन, मतलब एनर्जी जो है वो गेन करने लगेगा। ऐसा नहीं, करंट किसी भी डायरेक्शन से जाए रजिस्टर से, करंट हीट का तो लॉस ही हो रहा है। तो पावर एवरेज जीरो नहीं हो सकता। तो पावर एवरेज कितना होगा, तो निकालते हैं पावर एवरेज। ठीक है, तो पावर एवरेज का मतलब क्या होगा कि जो हम लोग का जो P इंस्टेंटेनियस है हम उसका एवरेज वैल्यू हर वैल्यू का निकालेंगे। तो पावर एवरेज होगा P इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन हम क्या लिखते हैं, P बराबर है I स्क्वायर आर। ठीक, P एवरेज बराबर होगा I स्क्वायर आर का एवरेज। ठीक है, I स्क्वायर आर का एवरेज, R को बाहर ले लो, R तो कांस्टेंट होता है, तो बेसिकली ये क्या होगा, I स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो पावर एवरेज बराबर I स्क्वायर एवरेज, I स्क्वायर कितना है, R इंटू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस आई का एवरेज। आई नॉट स्क्वायर पीक वैल्यू है, बाहर ले लो, आई नॉट स्क्वायर आर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का वैल्यू ये थीटा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हमेशा 1/2। ठीक है ना, हमेशा 1/2। पावर एवरेज जो होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई, ठीक है ना। अगर पीक करंट है आई नॉट, तो एक साइकिल के लिए पावर एवरेज होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान देना, इवन हाफ साइकिल के लिए ये हो गया फुल साइकिल। लेकिन अगर हम पावर का बात करें ना, तो पावर का हाफ फुल साइकिल ये हो। क्यों? क्योंकि पावर किसका फंक्शन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई स्क्वायर आर करोगे तो कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर तुम करंट का पूरा साइकिल देख रहे हो तो उतने में पावर का 2 साइकिल हो जाएगा। तो अगर तुम टाइम के कंपैरिजन में करोगे तो 0, T/2 और T। तो तुमसे कोई बोले कि पावर एवरेज फ्रॉम 0 से T/2 कितना होगा, तो होगा आई नॉट स्क्वायर R/2। और 0 से T कितना होगा, तो वो भी होगा आई नॉट स्क्वायर R/2। लेकिन अगर तुमको बोल दे पावर 0 से T/4, तो इसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो ये भी ऐसे तो सिमेट्रिसिटी से बोलेंगे, तो 0 से T/4 मतलब ये एरिया, बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो जैसा ये है वैसा ही ये है ना। इतने के लिए भी एवरेज कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर R/2। अदरवाइज तुमको इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो इसका एवरेज वैल्यू हम निकालने का फंक्शन के फॉर्म में बताए हैं कैसे। किसी का भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ft dt अपॉन जितना भी टाइम पीरियड है t इंटीग्रेशन 0 से t। इस इक्वेशन में डाल के तुम किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं कितने भी टाइम के लिए। ठीक है, बट हम हाफ साइकिल और फुल साइकिल में बता दिए कि एवरेज वैल्यू होगा आई नॉट स्क्वायर R/2, आई नॉट स्क्वायर R/2। ठीक है, अब ध्यान दो, इस सर्किट में तो हम लोग 2 तरह का पावर का बात करेंगे। एक होगा P इंस्टेंटेनियस, ठीक, जो कि होगा आई नॉट स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर।
आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक। और एक होगा पावर एवरेज, पावर एवरेज होगा आई नॉट स्क्वायर आर बाई, हम आई नॉट को वी नॉट बाई आर लिख सकते हैं, ये हो सकता है वी नॉट स्क्वायर बाई 2r, ठीक। या फिर हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट इंटू आई नॉट बाई, ठीक है, वी नॉट इंटू आई नॉट बाई 2। ये सारा पावर एवरेज का एक्सप्रेशन, ठीक। और पावर इंस्टेंटेनियस वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी एल, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब हम ऐसा पूछ रहे क्वेश्चन, फाइंड द instantaneous current I for which P instantaneous is equal to P average। तो किसी इंस्टेंट अगर करंट सर्किट में I है, P इंस्टेंटेनियस होता है I स्क्वायर, और अगर सर्किट का पीक वैल्यू करंट है आई नॉट, तो पी एवरेज होता है आई नॉट स्क्वायर बाई आर। तो हमको वो आई का वैल्यू बताना है जिस समय इंस्टेंटेनियस करंट बराबर पी एवरेज हो। कुछ नहीं, इक्वेट कर दो, आई स्क्वायर आर बराबर आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, आर आर कैंसिल, रूट उधर ले लो, आई बराबर होगा रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, मतलब कि आई नॉट बाई, क्या होगा पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट बाई 2। सिमिलरली अगर तुमसे यही क्वेश्चन बोलते फाइंड द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V फॉर विच P इंस्टेंटेनियस बराबर P एवरेज, तो हम इससे इक्वेट कर देते इस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमको V बराबर मिल जाता V नॉट बाई, ठीक। अब अगर तुम लॉजिकली देखो, ठीक है, लॉजिकली देखो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम लोग आई स्क्वायर आर को कंपेयर कर रहे हैं किससे, पी एवरेज से, है ना, पी एवरेज। इनफैक्ट सिंपली जब एवरेज लिख दिया तो ये साइन दिखाने का जरूरत, पी एवरेज क्या है, एवरेज ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक। इसको अगर हम डाल दें आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो एवरेज वैल्यू हो गया आई स्क्वायर, ठीक। आर तो कांस्टेंट होता है, कट जाएगा, आई बड़ा स्क्वायर बराबर हो गया इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन एवरेज ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन का मतलब है हम लोग फाइंड कर रहे हैं अगर I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, आई स्क्वायर बराबर कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, ठीक है। अब हमको ये आई का वैल्यू निकालना, तो इधर दे दो, आई बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। और इसको, इस आई को हम लोग बोलते हैं आरएमएस, इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस। तो ये जो वैल्यू हम लोगों का निकला वो और कुछ नहीं है, यही प्रोसेस से निकला, इसको हम लोग लिखेंगे आई आरएमएस, ये इसको हम क्या बोलेंगे, आई आरएमएस। और वी आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। पहले आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर किया, ठीक, उसके बाद इसका एवरेज निकाला और उसके बाद उस पर रूट चढ़ाया, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किया, एवरेज निकाला, रूट चढ़ाया, क्या मिलेगा, आरएमएस मिलेगा। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। और क्या होता है आरएमएस, आई आरएमएस
that value of current, instantaneous current, in the circuit for which, ठीक है, P instantaneous इज इक्वल टू होता है P। तो हम लोग को क्या मिला, IRMS का वैल्यू I0/√2 मिला ना, ठीक है। तो IRMS जो है ना वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो इस करंट पे, इस वैल्यू ऑफ करंट पे पावर कितना होगा, मतलब P इंस्टेंटेनियस IRMS होल स्क्वायर इनटू R कितना आएगा, IRMS I0/2 है तो I0/2 इंटू, और ये कुछ नहीं है P। ठीक, सिमिलरली इस फॉर्मूला पे भी दिखा सकते हैं हम, अगर P इंस्टेंटेनियस लिखें RMS वैल्यू पे, IRMS इंटू VRMS, ठीक है, क्या होगा I0/√2 इंटू V0/√2, क्या हो जाएगा V0 I0 अपॉन, ठीक, देखो P एवरेज, समझ में आया बात। तो ये मतलब होता है RMS वैल्यू का, ठीक है। तो RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया, पीक वैल्यू का अपॉन √2, पीक वैल्यू का अपॉन। ये RMS वैल्यू हम लोग कब डिटरमाइन करते हैं, ध्यान देना, RMS वैल्यू जो है ना वो भी साइकिल पे डिपेंड है, हाफ साइकिल नहीं तो फुल साइकिल के लिए RMS वैल्यू I0/√2, ठीक है ना। अगर हम साइकिल चेंज कर दें तो RMS वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग RMS वैल्यू का भी एक फॉर्मूला यहां दे देते हैं। क्या होता है लॉजिक, हम लोग वही रखेंगे RMS वैल्यू का। क्या है भाई लॉजिक, हम लोग को स्क्वायर करना है। मान लो हमको कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू ft, y इज इक्वल टू ft। हमको अगर y का एवरेज वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ft dt अपॉन t 0 से t, जितना टाइम इंटरवल के लिए तुमको इसका एवरेज निकालना है उतने टाइम तक इंटीग्रेट करेगा और वही टाइम से डिवाइड करेगा। अब अगर हमको इसका y का RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ft को स्क्वायर करेंगे, ft का स्क्वायर, ठीक है, इनटू dt, फिर इसके स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे। जो हम इसको जब स्क्वायर करेंगे तो जो फंक्शन बनेगा उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है ft का होल स्क्वायर इनटू dt, इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन t, ये एवरेज निकला और इस पे इवेंचुअली रूट चढ़ा देंगे। ये हमको मिलेगा। इसका मतलब अगर तुमको IRMS चाहिए, यू नीड टू डू रूट अंडर IT का होल स्क्वायर dt अपॉन t 0 से t। अगर तुमको VRMS चाहिए, रूट अंडर v फंक्शन t dt होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से t अपॉन t, ठीक है। खैर अगर फंक्शन साइनोसॉइडल है तो हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए RMS वैल्यू I0/√2 और V0/√2 ही आएगा, ठीक है। तो घर में हम I लिख रहे हैं I0 sin ओमेगा t, ठीक है। तो 0 से लेके t/6 टाइम तक के लिए I एवरेज निकालो और IRMS निकालो। ये होम असाइनमेंट है इस फंक्शन का, 0 से लेके t/6 के लिए I एवरेज और IRMS निकालना है, होम असाइनमेंट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब AC सोर्स से
इंडक्टर भी लगाएंगे और कैपेसिटर भी लगाएंगे। थैंक यू।